हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की जो हमारी क्लास रहेंगी, इस क्लास के अंदर हम देखने वाले टीजीटी आर्ट्स कमीशन 2019 का एग्ज़ाम हुआ था और पोस्ट कोड ये 699 आपके देखने को मिला था। तो इसमें हम देख लेते हैं, सीरीज आपकी ये बी रहने वाली है और इसको मैं आपके लिए लेकर क्यों आया हूँ, ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया लगे कि अगर आप कमीशन की तैयारी कर रहे हैं तो किस तरह से आप जो है टीजीटी आर्ट्स कमीशन की प्रिपरेशन कर सकते हैं और क्या क्या सब्जेक्ट आपको लेकर चलने हैं। और आपसे जो है महत्वपूर्ण क्या है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आप जो है प्रिपरेशन कैसे कर रहे हो। ये इंपॉर्टेंट नहीं रखता है कि आपने कितना पढ़ लिया, कितनी सारी बुक्स आपने कंप्लीट कर ली। महत्वपूर्ण ये रखता है कि आपने जो पढ़ा है कि आपको वो आ रहा है, डायरेक्ट लर्न हो रहा है। तो पढ़ने का जो तरीका है वो आपको बताऊंगा। हालांकि मैं एक अलग से वीडियो बना सकता था कोई टॉपिक को लेकर, उसमें हालांकि मैंने अलग बताई आपको, लेकिन ये क्वेश्चन पेपर लेकर इसलिए आया हूँ ताकि आप चीज़ों को समझ पाए कि आपको एक्चुअल में जो पढ़ना है, कितने डेप्थ तक पढ़ना है, कैसे चीज़ों को जो याद कर सकते हैं। क्योंकि कंटेंट इतना सारा है तो सारा पॉसिबल नहीं है। तो बेस्ट मेथड आपका क्या हो सकता है किसी भी जो है कंटेंट को याद करने का। ठीक है, तो समय व्यर्थ नहीं करते हैं, सीधे आपके जो प्रश्न नंबर 1 देख लेते हैं। तो क्या प्रश्न आपसे पूछा गया था, मोतीलाल नेहरू और सी आर दास संस्थापक थे, तो किसके संस्थापक थे। ऑप्शन आपके पास दिया है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के, फॉरवर्ड ब्लॉक के, समाजवादी स्वराज पार्टी के, या इनमें से कोई भी नहीं। तो अब देखिए, यहाँ मैं आपको ये नहीं करवा रहा हूँ कि आपके पास क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके दे रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको यहाँ पे किस तरह से आपने स्टडी करनी है, एक तरीका आपको बता रहा हूँ, एक मेथड आपको बता रहा हूँ कि किसी भी चीज़ को याद करने का, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का, उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग चलने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है। जो आपके पास क्वेश्चन पेपर है वो देखो, क्वेश्चन पेपर में आंसर क्या दिया है वो देखो, और इसमें जो आपके पास देखिए क्या आपके पास राइट आंसर इसमें है और क्या आपके पास नहीं है, तो ये आपने देख लेना है। देखिए प्रश्न नंबर 1 ध्यान से देखना, आपको क्या लग सकता है। अब इसमें एक तो हाईलाइटेड भी आपके क्वेश्चन के है, जल्दबाजी मत करना, और अगर आपको लगे कि मैं जल्दी जल्दी बताऊं तो वो भी आपके लिए गलत हो सकता है। तो थोड़ा सा चीज़ों को समझने का प्रयास करें कि एक्चुअल में मैं कहना क्या चाहता हूं कि प्रिपरेशन कैसे करनी है। प्रश्न क्या है, मोतीलाल नेहरू और सी आर दास संस्थापक थे, किसके थे। सभी ने पढ़ा है, स्वराज पार्टी के थे, सभी को पता है स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की, तो सी आर दास और आपके मोतीलाल नेहरू ने। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन में क्या है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, फॉरवर्ड ब्लॉक, समाजवादी, स्वराज पार्टी, और इसके अलावा इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसमें क्या होता है, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अब क्योंकि जो है आपने ज़्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ा होता है, आपको क्या दिख गया, समाजवादी स्वराज पार्टी, तो ऐसे में क्या लग सकता है, ऐसे में स्टूडेंट्स को क्या लग सकता है कि आपके पास जो राइट आंसर होगा वो आपके पास ऑप्शन सी होगा। क्योंकि समाजवादी स्वराज पार्टी आपने तो पढ़ा है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की, तो किसने की थी स्वराज पार्टी की स्थापना, सभी को पता है, सी आर दास और आपके मोतीलाल नेहरू ने। सिर्फ आपको ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है। और समाजवादी स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की, 1920 कम्युनिस्ट जो पार्टी है इसकी स्थापना आपकी किसने की थी, ये आपने बताना है। ये आपके पास अलग है, सोशलिस्ट समाजवादी पार्टी आपके पास अलग है। तो 2-3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे दिया गया था। राइट आंसर इसमें आपके ऑप्शन डी हो जाता है, क्योंकि जो आपके पास कांग्रेस जो खिलाफत समाजवादी जो पार्टी है उसके जो स्थापना किसके की गई थी, ये की गई थी सी आर दास द्वारा। और सी आर दास की अगर मैं बात करूँ तो चीज़ें देखिए कैसे याद करनी है। सी आर दास का नाम यहाँ पे आया तो सभी को पता है, चित्तरंजन दास आपके जो थे, इनको जो है क्या है अध्यक्ष यहाँ पे बनाया गया। तो स्वराज पार्टी के जो अध्यक्ष कौन थे आपके पास, सी आर दास थे, और इनको देश बंधु भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, देश बंधु। तो चीज़ों को ऐसे याद रखेंगे, देश बंधु किसे कहा जाता है, सी आर दास को, और इन्होंने स्थापना की थी स्वराज पार्टी की 1923 के समय की ये बात है। ठीक है, एक चीज़। दूसरी चीज़ आपको क्या याद आनी चाहिए, अब यहाँ पे देश बंधु मैंने लिखा, तो इसी तरह एक और चीज़ है दीन बंधु। कई बार आपसे पूछा जाता, अगर तो देश बंधु की बात की जाए कि किससे देश बंधु कहा जाता है, तो सी आर दास को, अभी आपको मैंने बता दिया। दूसरा, अगर इससे रिलेटेड आपसे प्रश्न पूछा जाए दीन बंधु, क्योंकि दोनों सेम सेम है तो जाहिर सी बात है कन्फ्यूजन हो सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट आपके जो है पहली बार दे रहे होंगे, तो ऐसे में हो सकता है कि समस्या आपके पास आए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि दीन बंधु किसे कहा जाता है, तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सी एफ एंड्रूज, अगर नहीं पता है तो अभी आप इसको लिख लीजिए। तो ये 2 प्रश्न आपके यहाँ पे कवर आपके हो जाते हैं। तो इस तरह से जो है प्रश्न अगर आप लेकर चलेंगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए एग्जाम क्वालिफाई करना आसान हो जाएगा। अभी तो हमने क्या किया, अभी तो हमने सिर्फ इनके नाम देखे हैं। सी आर दास से क्या देख लिया, सी आर दास आपके देश बंधु कहे जाते हैं, और देश बंधु से क्या याद आया, दीन बंधु। दीन बंधु किसे कहा जाता है, सी एफ एंड्रूज को आपके कहा जाता है। अब यहाँ पे बात की जाती है स्वराज पार्टी की, और इसका पूरा नाम क्या है इस पार्टी का, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। इसके पीछे जो नींव रखी गई थी, नींव क्या आपके कारण रहा, आपके अशोक आंदोलन चल रहा था 1920 में।
ठीक है, इसको वापस लिया गया, स्थगित किया गया 1922 में। अब सारा इतना डिटेल में नहीं बता पाऊंगा मैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और कम से कम क्वेश्चन आपके कम से कम 10 तो हमने सॉल्व करने ही है, जहाँ तक मैं लेकर चला हूँ। अब देखिए 1922 में क्या देखने को मिला, असहयोग आंदोलन आपके जो है एक घटना घटती है असहयोग आंदोलन के समय चोरा चोरी में, जहाँ पे पुलिस थाने को आग लगा दी और जिसके कारण जो उसको स्थगित आपके करना पड़ा। अब इसमें पर्टिकुलर डेट भी आपको पता होनी चाहिए कि कब इसको वापस लिया गया, कब जो है चोरा चोरी में जो आग लगाई गई थी थाने में किस एक पर्टिकुलर डेट को लगाई गई थी, कितने पुलिस कर्मी जो है इसमें आपके जिंदा जल गए थे, जिसके कारण गांधी जी आहत होते और उन्होंने जो असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, ताकि जो है पुलिस वालों को जो या फिर कह लीजिए जो ब्रिटिश जो गवर्नमेंट उस समय रूलिंग में थी उनको मौका ना मिल जाए भारतीय निहत्थे लोगों पे जो है आपके पास जो कॉपरेशन में जो भाग ले रहे थे आपके पास, उनको जो है डंडे करने का या फिर कह लीजिए कि आपके पास उनके ऊपर अत्याचार करने का। तो ये सारे कारण थे कि गांधी जी ने इसको वापस ले लिया। और जैसे ही इसको वापस लिया गया तो CR दास, मोतीलाल नेहरू, जितने भी दूसरे इसमें नेता थे आपके पास, चाहे नरसिंह चिंतारमन केलकर का नाम भी यहाँ पे देखने को मिलता है, तो इन सब में क्या देखने को मिला कि ये आपके गांधी जी से नाराज हो गए और इन्होंने नाराज होकर क्या किया, एक अलग पार्टी की स्थापना करने का जो है इन्होंने विचार रखा, गठन किया, और जिसका नाम क्या था आपके पास, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। तो ये आपने याद रखना। और ये किसके बाद देखने को मिली, एक जो है अधिवेशन देखने को मिलता है 1922 में। इतना बहुत ज़्यादा डिटेल में हो जाएगा, लेकिन आना है एग्जाम में तो आपके पास आना है। तो गया में एक अधिवेशन हुआ था, उस अधिवेशन में जो कांग्रेस के अधिवेशन जो होते थे, कॉन्फ्रेंस जो होती रहती थी, उस कॉन्फ्रेंस में आपकी डिसीजन लिया गया था कि एक जो है पार्टी बनाई जाएगी जिसका नाम था आपके पास कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी आपकी रहेगी, जो कि आपके पास जो शिथिल आपके पड़ गया था आंदोलन, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन आपके चल रहे थे 16 के बाद जो देखने को मिल रहे थे, चाहे खिलाफत आंदोलन हो, चाहे असहयोग आंदोलन हो, इतने जितने भी आंदोलन आपके चल रहे थे, तो यहाँ पे क्या देखने को मिला कि उसको एक गति देने के लिए एक नई पार्टी उभर कर सामने आई, जो कि आपके पास स्वराज पार्टी के नाम से आपकी जानी जाती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही होना है, स्वराज पार्टी, क्योंकि जो ऑप्शन आपके पास सी दिया है समाजवादी स्वराज पार्टी ये अलग है और कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी अलग है। ठीक है, एक चीज समझ आई। अब देखिए इसमें ऑप्शन फर्स्ट आप देखिए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई, ये आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो बता दीजिए, ऑप्शन में आपके पास दिए गए हैं। अब इसको समझा रहा हूं कि कैसे आप चीजों को लर्न करें, ये आपके लिए क्वेश्चन मार्क है। कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई, समाजवादी पार्टी की स्थापना कब की गई, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की गई। देखिए फॉरवर्ड ब्लॉक को आपको मैं बता देता हूं, क्योंकि फॉरवर्ड ब्लॉक का आपके इंपॉर्टेंट है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939, ठीक है, ये वाले आपने खुद देख लेना, इसको मैं बताने लग जाऊंगा तो फिर आपके लिए होमवर्क का नहीं होगा कोई क्वेश्चन। जो सीरियस स्टूडेंट है वो जाकर देखेंगे, बाकी मेरा तो कोई बेनिफिट नहीं है कि अगर आप सर्च करके देखें ना देखें, मेरा कोई बेनिफिट नहीं है। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, जो सीरियस स्टूडेंट है किस तरह से प्रिपरेशन यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये तरीका बता रहा हूँ कि ऑप्शन को जो है आधार मानकर आप इसकी डेप्थ में जा सकते हैं, बजाय कि एक बुक उठाकर आप देखिए, उसको पढ़ने से आप सुबह से लेकर शाम तक खत्म कर दीजिए, बाद में आपको निष्कर्ष निकलेगा कि आपको याद ही नहीं हुआ कुछ। तो सबसे बेस्ट मेथड ये कि ऑप्शन के साथ चलेगी। तो फॉरवर्ड ब्लॉक के बारे में बात कर रहे थे, 1939 में किसने स्थापना की फॉरवर्ड ब्लॉक की, इसको जो है AIFB इस नाम से भी जाना जाता है। तो फॉरवर्ड ब्लॉक को AIFB। अब AIFB इसकी एब्रिविएशन क्या है, फुल फॉर्म क्या है, सर्च करके देखना जरा, ये भी आपके लिए होमवर्क है। सारे क्वेश्चन आपको होमवर्क दूंगा ताकि आपको पता लगे कि एक्चुअल में कितना डेप्थ में जाकर आपको पढ़ना है। अब फॉरवर्ड ब्लॉक की अगर मैं बात करूं तो फॉरवर्ड ब्लॉक क्या है, आपके पास भारत में एक वामपंथी राष्ट्रवादी एक राजनीतिक दल के रूप में आपको देखने को मिलता है। और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना अपने किसने की थी, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है नेतृत्व उस समय करे थे 1939 में सुभाष चंद्र बोस। तो 1939 में सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है छत्र छाया के अंदर आपके फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना देखने को मिलती है। अब सुभाष चंद्र बोस का नाम आ रहा है तो सभी को पता होगा कि सुभाष चंद्र बोस जो है आपके पास नेताजी की उपाधि इनको दी गई थी। और इसके अलावा जो अगर मैं बात करूं तो इनसे रिलेटेड एक और फैक्ट कई बार बच्चों को जो है कंफ्यूज करता है, वो क्या है, इंडियन नेशनल आर्मी, सुना होगा आपने इंडियन नेशनल आर्मी। अगर आपसे पूछा जाए इंडियन नेशनल आर्मी की जो है स्थापना किसने की, या फिर इसको हिंदी में अगर मैं कहूं तो आपको लगेगा कि हाँ अब हमें आता है, तो वो क्या है आपके पास आज़ाद हिंद फौज। समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूँ। सुभाष चंद्र बोस के साथ जो है आज़ाद हिंद फौज का क्या रिलेशन है ये समझाता हूँ आपको, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूज आप हो जाते हो। अब 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की सभी को पता है, और मैक्सिमम स्टूडेंट को क्या लगता है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की, सुभाष चंद्र बोस ने, बल्कि ये बिल्कुल गलत है। तो एक तो पहला तो आपके पास क्वेश्चन ये बनता है कि आज़ाद हिंद जो फौज है इसकी जो स्थापना कब हुई थी, तो 1942।
पर्टिकुलर डेट अगर पूछ ली जाए तो 28 से लेकर 30 मार्च के बीच यहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस देखने को मिल रही थी, जिसको जो है जिसका विचार आया था, किसके मन में आया था, तो आपके पास रास बिहारी के मन में एक विचार आया कि ये गठन किया जाए, इस तरह का एक सम्मेलन बुलाया जाए। और इस सम्मेलन के बाद जो क्या देखने को मिला था, कैप्टन मोहन सिंह एक व्यक्ति का नाम है, उनके द्वारा जो है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार जो है सर्वप्रथम देखने को मिला था। अगर आपसे पूछा जाए आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की या किसके मन में यह विचार आया, तो आपके पास कैप्टन मोहन सिंह। लेकिन जो है एक सम्मेलन किया जाएगा, इसका विचार किसके मन में आया था, रास बिहारी घोष के। तो इंपॉर्टेंट है, तो रास बिहारी बोस इंपॉर्टेंट नाम है, दोनों व्यक्ति के नाम याद रखना। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का जो सर्वप्रथम विचार है किसके मन में आया था, तो सर्वप्रथम विचार किसके मन में देखने को मिला था, कैप्टन मोहन सिंह में। लेकिन जो है ये आपकी जो बनी थी उससे पहले एक सम्मेलन बुलाया गया, उस सम्मेलन को बुलाने का विचार किसके मन में आया, रास बिहारी के। दोनों अलग अलग फैक्ट है, तो याद रखना, कंफ्यूजन करने के लिए दोनों ऑप्शन में दे सकते हैं। ठीक है, तीसरी बात ये वाली कि आपके पास सुभाष चंद्र बोस ने इसकी स्थापना नहीं की। लेकिन अगर इसके दूसरे चरण की बात की जाए, जो आज़ाद हिंद फौज आपके पास देखने को मिलती है, ये तो फर्स्ट चरण था। सेकंड चरण जब इसका, दूसरा चरण जब इसका स्टार्ट होता है, तो उस समय जो आपके पास सुभाष चंद्र बोस है सिंगापुर गए। सभी को पता है सिंगापुर से इनका लिंक है, तो सिंगापुर जब ये गए थे तो वहाँ पे इन्होंने इंडियन लीग की स्थापना की। तब आज़ाद हिंद फौज में जो दूसरे चरण की स्थापना की बात की जाती है या प्रारंभ की बात की जाती है, उसके साथ आपके सुभाष चंद्र बोस का नाम देखने को मिलता है। तो ये दोनों अलग अलग फैक्ट है, आपको याद रखने हैं। ठीक है, बाकी अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। फिर अगर कुछ चीज़ें और भी बतानी होगी तो फिर तो बहुत बड़ा कंटेंट यहीं पे हो जाएगा आपके क्वेश्चन नंबर 1 में ही। चलिए सेकंड देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के साथ आपको देखिए क्या क्या मन में आने चाहिए विचार। अगर आपको लगता है कि वो सारे विचार आपके मन में आ रहे हैं, इसको वीडियो को देखती बार, इस क्लास को अटेंड करती बार, तो समझ लेना कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी है। अगर जो है औपचारिकता है, तो औपचारिकता तो फिर आपकी जो है समस्या पैदा कर सकती है आपकी सक्सेस में। तो पहला ऑप्शन क्या है, पहले तो प्रश्न को आप समझ लीजिए। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी निम्न में से किसकी मुलाकात हुई। मुझे तो इस प्रश्न पत्र से पहले ये वाला प्रश्न कभी देखने को नहीं मिला, तो यहाँ पे मुझे एक चीज़ ये पता लगी कि दक्षिण अफ्रीका गांधी जी जब गए थे, तो एक तो पता होना चाहिए गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए। पहला प्रश्न, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए। दूसरा प्रश्न, कितने वर्षों तक आपके जो है गांधी जी वहाँ पे रहे। तीसरा प्रश्न, कब वहाँ पर आपके लौटे थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा गांधी जी जो है जब गए थे तो किसके साथ मुलाकात की, तो आपके पास दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने निम्न में से मुलाकात की थी, तो किससे की थी, गोपाल कृष्ण गोखले। जी के गोखले यहाँ पे लिखा है, गोपाल कृष्ण गोखले। अब गोपाल कृष्ण गोखले का नाम सुनते ही आपको मन में क्या आना चाहिए, गोपाल कृष्ण गोखले कौन है, तो ये आपके पास महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु है। राजनीतिक गुरु अगर आपसे पूछे जाए महात्मा गांधी के, गोपाल कृष्ण गोखले, एक बात। दूसरी बात, गोपाल कृष्ण गोखले को अगर हम छोड़ दें, अगर आध्यात्मिक गुरु आपसे पूछे जाए, राजनीति को अगर हम छोड़ दें, अगर प्रश्न पूछा जाए कि महात्मा गांधी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे, लियो टॉल्स्टॉय। अगर आपसे पूछा जाए कि किस व्यक्ति की लेखनी से जो गांधी जी प्रभावित थे, तो कौन थे आपके पास, लियो टॉल्स्टॉय। इंपॉर्टेंट है, और आध्यात्मिक गुरु भी आपके वही थे। ठीक है, इनफ है। इसके अलावा गांधी जी वापस कब स्वदेश लौटे थे, 1915 में, ये आपको पता होना चाहिए। कितने वर्षों बाद लौटे थे, ये पता होना चाहिए थे। गए कब थे, ये पता होना चाहिए। इसके अलावा जो आपके पास गांधी जी ने वहाँ पे कौन कौन सी पत्रिकाएं आपकी प्रकाशित की थी, ये आपको पता होना चाहिए। कौन कौन से लेख आपके लिखे थे, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा गांधी जी ने जो है राउंड में कॉन्फ्रेंस है, किस में आपके जो है भाग लिया, किस कॉपरेशन में उन्होंने जो है मोमेंट में उन्होंने जो है सहयोग दिया, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। गांधी जी के ऊपर तो एक अलग से क्लास अगर लग जाए तो मेरे ख्याल से बेहतर होगा, बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर समय रहा तो गांधी से सारे फैक्ट हम कर लेंगे। बाकी इनसे रिलेटेड बहुत से प्रश्न आपके हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं, खासकर एलाइड एचएस में तो 10 क्वेश्चन का अलग ही एक सेक्शन होता है, तो उसको भी आपने अगर देखना होगा तो देख लेना। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू की अगर बात की जाए, यहाँ से क्या प्रश्न आपको, भारत के अंतरिम प्रधानमंत्री पहले। ठीक है, इसके अलावा उद्देश्य प्रस्ताव को जो आपके पास संविधान सभा के समक्ष किसने रखा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। याद आया, नहीं आया तो आपने क्या देखा होगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो मैंने वीडियो आपको प्रोवाइड करवाई है, कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास में जो ऑनलाइन स्टूडेंट है उनको भी मैंने कई बार बताया है, और यहाँ पे भी आपको बताया है कि आपके पास संविधान सभा जो पहली बार बैठी कब थी, 9 दिसंबर को। ठीक है, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, एक चीज़। दूसरी बैठक आपकी होती है 11 दिसंबर 1946। ठीक है, पहली बैठक में आपके पास कौन थे अध्यक्ष, सच्चिदानंद सिन्हा। दूसरी बैठक में स्थायी अध्यक्ष कौन चुनेंगे, राजेंद्र प्रसाद। तीसरी बैठक आपकी देखने को कब मिली या उसके बाद कब हुआ था आपके पास, असेंबली 13 दिसंबर 1946। यहाँ पे क्या हुआ, 1946 में क्या चीज़ यहाँ पे देखने को मिली, 1946 में यहाँ पे देखने को मिला कि आपके पास
जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के समक्ष रखा। हालांकि वो उद्देश्य प्रस्ताव आपका पास कब हुआ था? जनवरी में। लेकिन जो उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि गांधी जी नेहरू जी से रिलेटेड हम बात करें, कोई भी एक क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ रहा हूं जो मुझे याद आ रहा है इस समय। बाकी आप जो इससे रिलेटेड और फैक्ट देख सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने और क्या क्या किया। तो मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूं कि 13 दिसंबर को आपके पास पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था? उद्देश्य प्रस्ताव किसके समक्ष रखा? संविधान सभा के समक्ष। और वही उद्देश्य प्रस्ताव आज आधार किसका है आपके पास? उद्देश्य का यानी कि प्रियम्बल, कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है उसका आधार क्या है आपके पास? वो है आपके पास उद्देश्य प्रस्ताव, जो कि संविधान सभा के समक्ष किसने रखा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। कब रखा था? 13 दिसंबर 1946। कितनी चीजें पता लगी? ठीक है। इसके अलावा एक और एग्जाम अभी कुछ दिन पहले हुआ, हाई कोर्ट का एग्जाम हुआ था। मैंने पेपर आपके लिए क्वेश्चन पेपर डाला था, उसी करके डाला था कि कोई अगर आपके सीरियस स्टूडेंट है, कोई क्वेश्चन पेपर ऐसे ही देखने की आदत है तो बहुत अच्छी आदत है, सारे पेपर देख लिया करो किसमें कौन सा प्रश्न पूछा गया। तो वहां पे जो प्रश्न पूछा गया था, पहाड़ी गांधी की उपाधि, ठीक है, किसे दी गई? बाबा कांशीराम को दी गई थी। किसने दी थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। ठीक है, एक चीज होगी। दूसरी चीज आपके कब दी गई थी? 1937 में। कहां पे दी थी? पंजाब में एक जगह है जो कि पंजाब के गदड़ीवाला। इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें इतनी सारी आप लेकर चलेंगे तो इस तरह से चीजों को लर्न करना आपके लिए आसान हो जाएगा, बजाय कि आप जो एक बुक को पढ़ने बैठ जाओ। तो कोशिश करें क्वेश्चन पेपर उठा लिए, कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा लिए, जरूरी नहीं कमीशन का आपने उठाना। हमीरपुर बोर्ड के एग्जाम की तैयारी करें, हमीरपुर का कोई भी आपके क्वेश्चन उठा दीजिए और उसको सॉल्व करने लग जाएगी। तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे तीसरा प्रश्न क्या है आपके पास? ऑप्शन सी। इसके बारे में देखिए, क्या देखिए इसके बारे में आपके पास बाल गंगाधर तिलक की बात की जाए, एक तो आपको पता होना चाहिए कि कांग्रेस का जो पहले बार कांग्रेस में फूट कब पड़ी? 1907 में पड़ी। ठीक है, अधिवेशन हो रहा था, कहाँ पे अधिवेशन हो रहा था पता होना चाहिए। नहीं पता है तो बता देता हूँ साथ साथ, कितने सारे क्वेश्चन दूंगा आपको। सूरत में अधिवेशन आपके देखने को मिल रहा था। ठीक है, तो आपके कांग्रेस का जो पहली फूट का कारण बना कौन सा अधिवेशन था? सूरत अधिवेशन। कब हो रहा था? 1907 में। इसकी अध्यक्षता किसने की? ये ही आपके जो है कारण बना था इसमें फूट का। इनको जो अध्यक्ष बनाया गया था उस व्यक्ति का क्या नाम है वो आप बताएंगे मुझे। कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। जो रेगुलर स्टूडेंट है, जितने भी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, एक बार कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। जो क्वेश्चन दिए हैं आते हैं तो अच्छी बात है, नहीं आते तो देख लीजिए सर्च करके। ठीक है, इसको मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे जो है कांग्रेस आपके दो भागों में बंटी, एक गरम दल और दूसरा नरम दल। अब ये गरम दल नरम दल मैं क्यों लेकर आ रहा हूं यहाँ पे, बल्कि बात तो हम बाल गंगाधर तिलक की कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि गरमपंथी जो दल था, गरम जो आपके पास जो दो विचारधाराएं आपकी आई, नरम दल और गरम दल। गरम दल वाले कैसे थे? क्रांतिकारी व्यक्ति थे। और नरम दल वाले कैसे थे? जिसमें कि आपके पास गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, ये व्यक्ति थे। कह लीजिए कि आपके पास बुजुर्ग और वृद्ध व्यक्ति थे, या कह लीजिए कि आपके पास काफी जब मैच्योर व्यक्ति यहाँ पे देखने को मिले, वो आपके पास नरम दल वाले थे। और गरम दल वाले ऐसे क्रांतिकारी व्यक्ति, नया खून जोश वाले, जिसमें लाल बाल पाल तीन का नाम देखने को मिलता है। लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पॉल और बाल गंगाधर तिलक। और यही बाल गंगाधर तिलक से मैंने आपके प्रश्न यहाँ से इसके साथ जोड़ा कि ये बाल गंगाधर तिलक किसमें आपके देखने को मिल रहे हैं? गरमपंथी विचारधारा में ही देखने को मिल रहे थे, जो कि कांग्रेस में फूट पड़ी। तो गरमपंथी जो दल था उसमें आपके ये मुख्य भूमिका में देखने को मिले। इसके अलावा जो है जब ये गरमपंथी दल थे तो इनको जो है भारत के जो अशांति का जनक भी कहा जाता है। तो भारत की अशांति का जनक किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। देखिए चीज़ें हो रही है ना आसान याद करने में, रिलेट करके चलिए कहाँ से कहाँ आप चले गए। तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए भी हेल्पफुल ये रहने वाला है। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे आपके पास देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम ले लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन डी तो आपके पास लिखा है इनमें से कोई नहीं, राइट आंसर की हमने पहले ही बात कर ली। तो क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप देखिए तो यहाँ पे क्या है आपके पास? साइमन कमीशन की अगर हम बात करें तो साइमन कमीशन वाज फॉर्म टू रिव्यू। साइमन कमीशन का गठन है किसके पुनर्निरीक्षण के लिए किया गया था? पहली बात तो साइमन कमीशन भारत कब आया, एक बार प्रश्न बनता है। और ये आपके पास कब इसका गठन किया गया, दो प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले साइमन कमीशन का गठन कब देखने को मिला? 1927 में, इंग्लैंड में आपके इसका हुआ था। ठीक है, और सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में था, तो इसी कारण इसका नाम साइमन कमीशन पड़ा। और बंबई आपके कब पहुंचा? तो 3 फरवरी 1928, 3 फरवरी 1928 को ये आपके बंबई पहुंचा। और इसमें जो है क्यों ये आपके, देखिए प्रश्न क्या पूछा गया है, ये तो आपके दो मोटे मोटे प्रश्न हो गए, सिंपल बेसिक क्वेश्चन है कि जो यहाँ से पूछे जा सकते हैं। अब डेप्थ में क्या प्रश्न पूछा गया है कि साइमन कमीशन का गठन किसके पुनर्निरीक्षण के लिए किया गया था? अब इसका काम क्या था आने का? साइमन कमीशन क्यों आ रहा था? भारत आ रहा था कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था।
आपने देखा होगा कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आपके बहुत से आए, जैसे कि आपके पास आगे जाकर कैबिनेट मिशन आपके देखने को मिला, उससे पहले क्रिप्स मिशन आपके देखने को मिला, उसी तरह यहाँ पे साइमन कमीशन था। जितने भी ये कमीशन आए थे इनका काम क्या था कि एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का मतलब क्या था? कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का मतलब था कि एक जो है किस तरह से भारत में एक प्रभावी जो प्रशासनिक सुधार है वो आपके किए जाए। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे डायरेक्ट तो आपके पास नहीं था, लेकिन अंडरस्टैंडिंग अगर आपने की थी इसकी कि साइमन कमीशन आपके गठन कब किया गया, आ क्यों रहा था, कितने व्यक्ति थे, ये सारी अगर आपने इसमें डेप्थ में देखे तो यहाँ पे क्या है कि आगे सुधार के लिए भारत की उपयोगिता के लिए आपके ये आपकी गठित किया गया था, इसके पुनर्निरीक्षण के लिए आपके यहाँ पे लाया गया था। तो फिटनेस ऑफ इंडिया फॉर फर्दर रिफॉर्म्स, तो यहाँ पे आपका ये ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाता है। अब इसमें अगर आप देखिए भारत की विधायिका लेजिस्लेचर ऑफ इन इंडिया, ये क्या है ये भी आपको जो देखना पड़ेगा, खुद से टॉपिक देखना पड़ेगा। इतना बड़ा आपके पास पूरा टॉपिक है, एटलीस्ट इसके बेसिक तो आपको पता होने चाहिए, मीनिंग तो आपको पता होना चाहिए। द पोजीशन ऑफ द विक्ट्री, ये आपको पता होना चाहिए। अब इनको करने को तो मैं भी एक्सप्लेन कर दूं, लेकिन इससे कोई जीके का एक पर्टिकुलर क्वेश्चन ना निकलेगा, तो उस कारण जो है मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। जहाँ पे मुझे लगता है कोई जीके का और क्वेश्चन कनेक्ट किया जा सकता है, याद करने के लिए एक मेथड होता है, उस मेथड को यूज़ करवा रहा हूँ मैं आपके लिए कि अगर आपको ये समझ आ गया कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। तो उस करके मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इसमें से आगे पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं निकलेगा, कोई कनेक्ट नहीं किया जा सकता। तो इसको आपने देखना पड़ेगा वॉइसरॉय की स्थिति आपकी कब भारत में क्या क्या थी। पहले आपकी जो भारत के गवर्नर आए, भारत के जो है पहले बंगाल के गवर्नर थे, फिर बंगाल के गवर्नर जनरल थे, फिर आपके पास भारत के जो है गवर्नर जनरल थे, फिर आपके पास गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का वॉइसरॉय कर दिया, और एट द एंड आपके फिर से भारत के गवर्नर जनरल आपके बनाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि साइमन कमीशन आपके क्या है। साइमन कमीशन आपके स्टैट्यूटरी कमीशन था, ये कॉन्स्टिट्यूशन आपकी बॉडी था, क्या था आपके पास, इस तरह के प्रश्न भी आपके देखने को मिलते हैं। अभी आगे हम देख लेते हैं, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि बाबर का जन्म किस वर्ष हुआ? तो बाबर का जन्म 1483 में देखने को मिलता है। कहाँ पे देखने को मिलता है ये आपको पता होना चाहिए, एक चीज़। दूसरी चीज़ आपको ये पता होना चाहिए कि बाबर ने जो है आपके पास किस किस को हराया था, क्योंकि बाबर ने जितने युद्ध लड़े मैक्सिमम में बाबर ही विजयी रहा। तो बाबर के चाहे पानीपत की युद्ध की बात की जाए, कब हुआ ये प्रश्न पूछा जाता है, खानवा का युद्ध कब हुआ, चंदेरी का कब हुआ, इसके अलावा घाघरा का कब हुआ, ये जितने भी युद्ध आपके बाबर ने लड़े ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसका जन्म आपसे पूछ लिया जाए, इसके जो है पुत्र का नाम आपसे पूछ लिया जा सकता है, इसके अलावा बाबर का मकबरा कहाँ है ये आपसे पूछा जा सकता है। तो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो इसका टाइम पीरियड आपसे पूछा जा सकता है कि कब से कब तक जो है बाबर ने शासन किया, और बाबर के बाद कौन आया ये भी आपको पता होना चाहिए। मुगल शासक जितने भी है उन सभी को एक बार आपने पढ़ लेना और डिटेल में पढ़ लेना, इनके बचपन के नाम, इनके जो है मंत्रियों के नाम, ये इस तरह के एग्जाम में प्रश्न अधिकतर देखने को मिलते हैं। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर आपके पास रहेगा 5th में क्या है आपके पास, बौद्ध धर्म को अंगीकार करने के लिए अशोक ने जो है किस भिक्षुक से प्रभावित आपके हुआ था? तो यहाँ पे पूछा गया है। ऑप्शन आपके पास विष्णुगुप्त नहीं है, विष्णुगुप्त। ब्रह्मगुप्त आपके नहीं है, ब्रह्मगुप्त आपके जो है सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया था। बृहद्रथ आपके नहीं है। ऑप्शन डी आपके रहेगा इनमें से कोई नहीं। और एक्चुअल में थे कौन? तो आपके उपगुप्त, उपगुप्त आपके थे। तो ये वाला पेपर आपको दिख रहा है कि इसमें बहुत सी कलाकारियाँ की है। तो ये 2019 के टाइम में जब मैंने अपना कमीशन दिया था तो अच्छा नहीं हुआ था, तो उस करके जब मैंने बाद में देखा तो सॉल्व किया था विद ऑप्शन, और वही मेथड आपके लिए भी मैं बता रहा हूँ कि इस तरह से आपने ये सॉल्व करना, ये मैंने खुद किया था। अभी तो इसमें देखना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो है ये बेस्ट मेथड है कि अगर आप कलाकारी जितनी कर सकते हो कर लीजिए, क्योंकि वही कलाकारी आपके एग्ज़ाम में काम आने वाली। ठीक है, तो ये जो मेथड खुद मैं यूज़ करता हूँ वही मैं आपको जो है सजेस्ट करता हूँ। तो कोशिश करें कि अगर आप इस तरह से कर सकें तो बहुत बढ़िया है। तो यहाँ पे जो है बौद्ध को अंगीकार करने के लिए अशोक ने किस भिक्षुक को जो है किस भिक्षुक से ये प्रभावित था? तो ये आपके पास उपगुप्त से। अब अशोक की बात की जा रही है तो अशोक का जो है आपके पास सांची देखा होगा, सांची का स्तूप वो आपके पास काफ़ी फेमस है, अशोक ने बनाया था, उसके बारे में पढ़ लेना। दूसरा, अशोक ने जो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका अपने पुत्र और पुत्री को भेजा था, उनके नाम पूछे जा सकते हैं। हिमाचल में किसे भेजा था? मज्जिम को भेजा था, ये आपसे पूछा जा सकता है। श्रीलंका में आपके पास महेंद्र और संघमित्रा उनके पुत्र और पुत्री थे, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए उनको भेजा था। इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। अशोक का जो आपके पास मकबरा कहाँ है ये आपसे पूछा जा सकता है। अशोक ने जो है किस क्षेत्र में आपके काम किया? कलिंग का युद्ध है, इसका बड़ा फेमस है। इसके अलावा जो है ये आपके राज्यपाल बनने कहाँ का राज्यपाल था राज्याभिषेक से पहले, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो यानी कि अशोक से बहुत से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसको देख लेना।
अब चलते हैं ऑप्शन फर्स्ट देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट आपके पास विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त आपके कौन था, तो ये आपको पता होना चाहिए। चंद्रगुप्त मौर्य की अगर हम बात करें तो पता होना चाहिए चंद्रगुप्त मौर्य का आपके प्रधानमंत्री आपके यही था, तो आपके पास विष्णुगुप्त। चाणक्य के नाम से इसको जाना जाता है, कौटिल्य के नाम से इसको जाना जाता है। एक बात, दूसरे ऑप्शन की ओर चलते हैं। ब्रह्मगुप्त की अगर हम बात करें, ब्रह्मगुप्त कौन थे, ये पता होना चाहिए कि ब्रह्मगुप्त कौन थे। ये एक गणितज्ञ थे और जिन्होंने जो है एक नियम दिया था, और नियम कौन सा आपके पास, चक्रीय चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है इसका इन्होंने नियम दिया था, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। बृहदत्त से आपसे प्रश्न बनता है, बृहदत्त कौन था, तो मौर्य का जो अंतिम शासक था बृहदत्त। और मौर्य की जब मैं बात कर रहा हूं तो चंद्रगुप्त मौर्य आपके प्रथम रहेंगे। तो इसमें यह पूछा जाता है कि किस वंश के शासक को जो है हराकर चंद्रगुप्त ने जो है मौर्य वंश की स्थापना की थी, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए किस शासक को हराया था, तो घनानंद को हराया था। तो बहुत बार एग्जाम में पहले भी पूछा गया है। तो कहने का मतलब है कि चीज़ों को इस तरह से आप याद कर सकते हैं, इसके अलावा और कोई मेथड आपके है नहीं यहाँ पे याद करने का। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आपके पास यहाँ पे देख लीजिए, आपके पास क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके पास, क्या है आपके पास प्रश्न, आपके पास स्वामी दयानंद का मूल नाम। तो यही मैं कह रहा हूँ कि इनके मूल नाम भी पूछे जा सकते हैं, जो फेमस व्यक्ति है। तो स्वामी दयानंद का मूल नाम, वैसे तो ऑप्शन में यहाँ पे नहीं दिया था कि कोई भी नहीं है, तो यहाँ पे ना आपके पास अभिशंकर है, ना गौरी शंकर है, ना दयाशंकर है, इनमें से कोई नहीं। तो एक्चुअल में नाम क्या था, स्वामी दयानंद का मूल नाम क्या था, मूल शंकर। तो ये आपको पता होना चाहिए, सभी के मूल नाम आपको पता होने चाहिए। बाबर को बचपन में क्या कहा जाता था, सलीम को बचपन में क्या कहा जाता था, बीरबल का जो दूसरा नाम क्या था, इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें। ओके, माफ कीजिएगा, स्लाइड आपकी जो है आगे निकल गई है, इसको वापस ले आते हैं। क्वेश्चन नंबर देख रहे थे हम 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आप देख लीजिए क्या है आपके पास, नीति आयोग। नीति आयोग इज एन, तो नीति आयोग क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है। तो आपको पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी आपके एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको मैं बताऊं कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी क्या है, सिर्फ आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। संवैधानिक निकाय, संवैधानिक से समझ रहे हो कि संविधान ने जो निकाय आपके बना दिए हैं, किस तरह के निकाय, जैसे कि इलेक्शन कमीशन, समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ, आपके पास इलेक्शन कमीशन हो गया, यूपीएससी हो गया, आपके पास एसपीएससी हो गया, फाइनेंस कमीशन हो गया। जितने भी कमीशन जो है संविधान द्वारा संविधान के अंदर देखने को मिलते हैं, वो है आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी। एक होती है नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी। अब कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी मैंने बता दिया, तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी क्या होती है ये आप देख लेना जरा सर्च करके कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी क्या है। ठीक है, एक प्रश्न आपके लिए। दूसरा ऑप्शन आपके देख लीजिए, ऑप्शन बी, स्टेट्यूटरी बॉडी। जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है उस तरह स्टेट्यूटरी बॉडी भी आपके देखने को मिलती है। अब इसका क्या काम होता है, इसका काम होता है जो विधायिका है, विधायिका द्वारा जो निर्मित जितने भी आपके पास लिखित रूप में मौजूद आपके पास कानून है, वो आपके यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो किसके अंदर, स्टेट्यूटरी बॉडी के अंदर देखने को मिलते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, हिंदी में इसको कहा जाता है सांविधिक निकाय। इंपॉर्टेंट है, संवैधानिक निकाय अलग है, सांविधिक निकाय अलग है, और सलाहकारी निकाय अलग है। अब सलाहकारी निकाय क्या होता है, सलाहकारी निकाय एडवाइजरी बॉडी जो आपके पास थिंक टैंक की तरह जो ये आपके काम करती है, जो नीति आयोग के लिए। तो ये आपके पास इसमें राइट आंसर भी है। और ये आपके पास अगर पूछा जाए नीति आयोग क्या है, या कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है या नॉन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो ये ना तो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, ना नॉन कॉन्स्टिट्यूशन है, ना ये स्टेट्यूटरी है। ठीक है, तो स्टेट्यूटरी आपके इसी के नॉन कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही देखने को मिलता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे नीति आयोग क्या है आपके पास, नीति आयोग आपके पास एक एडवाइजरी बॉडी है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आपके हो जाना था। इस पर आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। बाकी ये आपको मैंने कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी बता दी, कौन कौन सी आपकी एग्जाम्पल जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपके पहले से ही आपके जुड़े हैं, जैसे कि आपके पास इलेक्शन कमीशन हो गया, यूपीएससी हो गया, फाइनेंस कमीशन हो गया। ठीक है, इसके अलावा जो आपके पास स्टेट्यूटरी बॉडी की हमने बात करी, जो आपके पास कानून यहाँ पे देखने को मिलते हैं किसी भी चीज़ के, जैसे कि एनजीटी आपने सुना होगा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूट आपके पास जो देखने को मिलता है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की अगर हम बात करें, ये जितने भी है तो ये किसके अंदर देखने को मिलते हैं, ये स्टेट्यूटरी बॉडी के अंदर देखने को मिलते हैं। कोई नियम कानून यहाँ पे देखने को मिलते हैं जो विधायिका द्वारा यहाँ पे बनाए जाते हैं। पार्लियामेंट इनको जो अप्रूव करता है, पार्लियामेंट ही क्रिएट करता है। तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। ठीक है, एडवाइजरी बॉडी इसके अलावा कौन कौन सी है ये आपने एक बार देख लेना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके पास देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेनी टाइप ऑफ द इमरजेंसी इज प्रोविजनल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपके पास ऑप्शन थर्ड आपके पास बिल्कुल सही है। आर्टिकल जरा कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना कि 3 आर्टिकल कौन कौन से हैं, और आपके पास जो आपातकाल संबंधी प्रावधान है किस देश के संविधान से लिया गया है ये भी आपने देख लेना। तो ये भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है।
चलिए नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंडिया एक्ट इज द फेडरल कोर्ट व्हेन इट डील विद। तो अब यहाँ पे इसको कैसे समझाया जाए, इस तरह के प्रश्न के लिए सबसे बेस्ट मेथड यही है। एक तो आपके पास जो क्वेश्चन डायरेक्ट आया है कि भारत का जो उच्चतम न्यायालय है, जिसमें आपके संघ न्यायालय के रूप में जो कार्य करता है, यह क्या देखता है, तो क्या देखेगा, अंतरराज्यीय विवादों को देखेगा। इसमें बाकी के ऑप्शन देखना कि सिविल केसेस आपके कौन से होते हैं, इलेक्शन पेटिशंस आपकी कैसी होती है, अपील फॉर द लोअर कोर्ट्स ये आपके क्या होता है, और इंटरस्टेट डिस्प्यूट की अगर हम बात करें, इसके अलावा और भी इसमें देख लेना कि कौन कौन इसमें जो है आपके पास पार्टिसिपेट करते हैं और कैसे ये आपके मुद्दे उठते हैं और किस तरह से आप जो है कहीं आगे जाकर आप अपील यहाँ पे कर सकते हैं। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आप चलेंगे तो यहाँ पे क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 10 में अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट काउंसिल कैन बी फॉर्म्ड और डिसॉल्व। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य परिषद का गठन या फिर विघटन किया जाता है, तो आर्टिकल 169। तो हमने देखा था, हमने मतलब कि जो मेरे साथ रेगुलर स्टूडेंट है उनका जो है लग गया मुझे कि देख रहे हैं, बाकी कुछ एक न्यू भी होगी, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे क्या देखा था, आपके लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, इन सभी के बारे में आर्टिकल भी हमने देखे थे और इनके बारे में हमने बात भी की थी। तो मुझे तो नहीं लगता कि ये आपका गलत होना चाहिए, तो आपको ये आना चाहिए। तो यहाँ पे 167 की अगर हम बात करें, ऑप्शन फर्स्ट किससे रिलेटेड है, ऑप्शन फर्स्ट किससे रिलेटेड है, तो राज्यपाल को जानकारी देने के संबंधी मुख्यमंत्री के जो कर्तव्य कहाँ पे देखने को मिलते हैं, आर्टिकल 167 में। आर्टिकल 160 क्या कहता है, आर्टिकल 160 कहता है कि आपके पास राज्यों के जो है विधानमंडलों का गठन आपके किया जाएगा। विधानमंडलों के गठन से रिलेटेड है आर्टिकल 168 आपको करवाया गया है। 169 किससे रिलेटेड है, विधान परिषद से। और यहाँ पे ये भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि अभी 8% ये किस में है, इसमें मिनिमम कितनी आपके जो है मेंबर्स होते हैं, मैक्सिमम कितने मेंबर होते हैं, लोकसभा में मिनिमम कितने हैं, मैक्सिमम कितने हैं, इनकी एज कितनी होती है, ये सारी चीज़ें हमने करवाई है। प्लेलिस्ट में अलग से फोल्डर बना है पॉलिटी का, इंडियन पॉलिटी करके, तो उसमें जाकर आपने देखना लोकसभा राज्यसभा वाला टॉपिक, उसके अंदर ही आपके पास ये सारी चीज़ें डिस्कस की है कि विधान परिषद की सबसे ज़्यादा कितनी हो सकती है, मैक्सिमम कैसे इसका क्राइटेरिया आपके डिसाइड किया जाता है। तो एक बार जाकर देख लेना, वहाँ पे ये क्लियर हो जाएगा आपको ये वाला टॉपिक। तो 169 क्या कह रहा है, विधान परिषद का आपका गठन किया जाएगा, विघटन किया जाएगा। 170 क्या कहता है, 170 कहता है कि विधानसभा की संरचना का प्रावधान कहाँ पे देखने को मिलता है, 170 के अंदर आपके देखने को मिलता है। तो आपके पास ये 10 क्वेश्चन थे, तो मैंने सोचा था कि 10 आपको करवा, एक और देख लेते हैं आपके पास 11, क्योंकि ये वाला भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ताकि इसको थोड़ा सा आप एक बार गो थ्रू आप इसको कर लेना। बाकी तो पॉलिटी है जी आपकी रहती है, पॉलिटी में इंडियन पॉलिटी के लिए आप जो क्या कीजिए, इंडियन पॉलिटी के लक्ष्मीकांत की बुक अगर आपने पढ़ ली तो मुझे नहीं लगता कि और कुछ पढ़ने की आपको जरूरत है। तो भारतीय संसद की सबसे बड़ी कमेटी, द लार्जेस्ट कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ये आपसे पूछी गई है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो आपके एस्टीमेट कमेटी आपकी रहेगी। तो यहाँ पे एस्टीमेट कमेटी आपकी सबसे बड़ी कमेटी रहती है। और ये सबसे बड़ी क्यों है, क्योंकि इसके जो टोटल मेंबर है, एस्टीमेट कमेटी के टोटल मेंबर है, वो आपके लोकसभा से लिए जाते हैं। टोटल मेंबर भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो 30 आपके देखने को मिलते हैं। छोटी छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए। इसके अलावा बाकी आपके पास और दूसरे ऑप्शन है, ये आपने देख लेना क्या होता है, विशेष अधिकार देख लेना, लोक लेखा समिति ये आपने देख लेना। लोक लेखा समिति आपकी इंपॉर्टेंट है, तो PAC भी इसको कहा जाता है, PAC, तो आपकी पब्लिक अकाउंट कमेटी आपके इसके कहा जाता है। ये आपकी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि जो ये क्या करती है आपके पास, केक आपने सुना है, केक के कार्यों की जो जांच कौन करती है, लोक लेखा समिति। अब केक का जो काम है वो क्या होता है, सरकार के कामों की जांच करना। अब केक क्या है, केक किस आर्टिकल के अंदर देखने को मिलता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो एस्टीमेट कमेटी या फिर कह लीजिए लोक लेखा समिति, PAC मैंने क्या, पब्लिक अकाउंट कमेटी जो आपको मैंने कहा PAC, ये आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और टोटल जो आपके पास यहाँ पे जो है मेंबर है वो भी आपको पता होना चाहिए कि टोटल 22 मेंबर, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 15 और 7 का यहाँ पे रेशो रहता है कि 15 आपके लोकसभा से और 7 आपके राज्यसभा, शायद यही, एक बार इसको आप क्रॉस चेक कर लेना। तो बाकी जितने भी आपके पास इसमें बाकी के ऑप्शन दिए हैं, चाहे आपके पास कमेटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंस, प्रिविलेज कमेटी, इन ऑप्शन को भी आपने एक बार एग्जाम से पहले जरूर देख लेना है। तो ये आपके पास पार्ट 1 रहेगा। बाकी इसको मैं कंटिन्यू सोच रहा हूँ करने की, 2019 का आपको कंप्लीट एक बार मैं करवा दूँ। उसके बाद 2020 वाला क्वेश्चन पेपर हम देखेंगे, तो 2 ईयर के तो आपको मैं कंप्लीट करवाने वाला हूँ। बाकी इसके अलावा जो है आपको इस समय अपडेट आपका सिलेबस हुआ है TGT आर्ट कमीशन का, क्योंकि पहले आपके पास टोटल जो है कितने, टोटल आपके पास 80 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिलते थे।
80 पार का मतलब है कि 170 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते थे, अब ये 100 नंबर का आपके देखने को मिलेगा, मतलब कि टोटल 200 क्वेश्चन आपके देखने को मिलेंगे। हर क्वेश्चन हाफ मार्क्स का आपके देखने को मिलता है। अब इसके लिए आपके लिए एक न्यू सिलेबस आपका क्या बन सकता है, और न्यू सिलेबस आपके क्या रहेगा, कितने सब्जेक्ट रहेंगे। सब्जेक्ट्स तो आपको अभी मैं बता देता हूँ। टोटल आपके जो है 11 से 12 सब्जेक्ट से आपके एग्जाम देखने को मिलता है। इसमें आपके पास इंग्लिश रहता है, हिंदी रहता है, पॉलिटी, हिस्ट्री, जीके, जियोग्राफी, एचपीजीके, साइकोलॉजी, चाइल्ड पेडागोजी, रीजनिंग, करंट अफेयर आपके देखने को मिलता है, साइंस, इको। अब ये शायद हो गए 11 या 12, एक बार देख लेना। तो अगर आपको ये लिखने होंगे तो लिख लेना। बाकी इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन किसके ज़्यादा रहते हैं, एक स्ट्रेटेजी क्या रहेगी एग्जाम के लिए, किस एक पर्टिकुलर विषय की ओर ज़्यादा आपको जाना है, कौन से विषयों पे आपने ज़्यादा ध्यान देना है, कौन से पे नहीं देना है, उसके लिए एक स्ट्रेटेजी वीडियो आपके लिए जल्दी लेकर आऊँगा। बाकी इसका पार्ट 2 भी आपके लिए जल्दी आ जाएगा, इससे आगे भी हम इसको कंटिन्यू करेंगे। बाकी आप चाहे तो मेरे साथ बने रह सकते हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।